हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेज। प्रकाश के अपवर्तन में आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरण। मतलब दैनिक जीवन में उनके क्या क्या उदाहरण हैं, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो पहले हम इनके उदाहरण आपको बताते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 आपका उदाहरण हम लेते हैं तारों का टिमटिमाना। यानी ये तारे हमको टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम इसको बताते हैं आपको। जो वायुमंडल में यानी तारे टिमटिमाते हैं, एक सतह से दूसरी सतह पर आते हैं, यानी सरफेस पर आते हैं। ठीक है, तो ये हमको हमारी आंखों पर इनका प्रकाश पड़ता है तो कभी ये ओझल हो जाता है, कभी ये दिखाई नहीं देता है। ये किस किस कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे मैंने प्रकाश के अपवर्तन में आपको बताया था कि जो प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे ही जो प्रकाश तारों का जो प्रकाश होता है हमारी आंखों पर आता है। ठीक है, तो कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है। तो जो हमारी आंखें हैं वो थोड़ी बहुत विचलित हो जाती हैं, यानी विचलित हो जाती हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर समझते हैं। जैसे आकाश का नीला होना। ठीक है, ये भी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश का नीला होना। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आकाश नीला किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना के समय सूर्य का लाल होना। नंबर 4, पानी की बाल्टी में किसी लकड़ी के छड़ को डालने पर छड़ गड़ी हुई दिखाई देती है, मतलब छड़ थोड़ी तिरछी हुई दिखाई देती है। क्यों देती है? ये भी हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, पानी की बाल्टी में किसी छड़ को डालने पर छड़ गुड़ी दिखाई देती है, दिखाई देना। ठीक है, या पानी के गिलास में पड़ा सिक्का तली के ऊपर उठाई देना। ये सब किसके कारण होता है? ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है बच्चों, अभी देखो इसमें पानी की बाल्टी में किसी लकड़ी के छड़ को डालने पर छड़ गड़ी हुई दिखाई देती है, गुड़ी हुई दिखाई देती है, जैसे थोड़ी तिरछी दिखाई देती है। वो कैसे दिखाई देती है? जैसे वायु से पानी की बाल्टी में हमने लकड़ी की छड़ को डाला। ठीक है, जब वो आपतित किरण, समझ लो आप आपतित किरण फिर ये अपवर्तित किरण अपवर्तन के पश्चात ये आई, तो ये क्या है? अवलंब से थोड़ी दूर को हटती है। ठीक है, अवलंब की ओर झुक जाती है। इसी कारण क्या है? पानी की बाल्टी में किसी लकड़ी के छड़ को डालने पर छड़ी थोड़ी तिरछी दिखाई देती है। ठीक है, ये अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलिए बच्चों, हम सघन माध्यम तथा विरल माध्यम में डिफरेंट को समझ लेते हैं। ठीक है, सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है? ठीक है, ये आपका विरल माध्यम यानी वायु, विरल माध्यम में ये आपकी वायु है, और सघन माध्यम कांच। ठीक है, ये हम यहाँ कांच दे देते हैं। ठीक है, अब इस पर ये आपतित किरण आ रही है। ठीक है, आपतित किरण, ये क्या बोलते हैं? आपतित किरण को आपतित किरण। ये मेन पॉइंट यहाँ पर आपतन बिंदु, ये हमने आपको आपतन प्रकाश के अपवर्तन में भी समझाया था। आपतन बिंदु, और ये अविलंब, और ये अपवर्तित किरण। किरण। ठीक है, और ये यहाँ पे अविलंब है। ठीक है,
से आपतन कोण को किससे, आई से, और अपवर्तन कोण को आर से। ठीक है, ये आपकी आपतित किरण है। अब हम सघन माध्यम की डेफिनेशन आपको बता देते हैं। जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर, ये अभिलंब की ओर क्या हो रही है, ये झुक रही है, झुक जाती है। दूसरे माध्यम, यानी ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, सघन माध्यम वो भी होता है जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है, ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, अभी अपवर्तन के पश्चात अवलंब की ओर क्या हो गई है, झुक गई है, इसी को हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम। ठीक है, हम इसको नोट्स में लिख देते हैं। कैसे लिखना है ये आपको याद रखना है नोट्स में। जैसे जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी ओर झुक जाती है। दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, और मैं एक बात और बता देती हूँ आपको। मैंने एक डेफिनेशन आपकी ये हो गई। अगर आपको ये वाली याद नहीं रहे तो जिसका घनत्व सबसे अधिक होगा उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, और जिस माध्यम की चाल सबसे अधिक होगी वो भी सघन माध्यम कहलाएगा। जैसे जिस माध्यम की चाल सबसे कम होगी वह भी क्या कहलाएगा, सघन माध्यम, और जिस माध्यम की चाल सबसे अधिक होगी वो विरल माध्यम। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाली भी लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहे, जो आपको इजी लगे वो कर लेना। ठीक है, जिस माध्यम की चाल सबसे कम होती है सघन माध्यम। जैसे मैं आपको एक लॉजिक भी बताती हूँ जिससे आपको याद रहे, भूले नहीं। जैसे सघन यानी अविलंब के साथ चल रही है, यानी अविलंब के पास आ रही है, वो कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम। ठीक है, अविलंब के पास आना किरण का, अपवर्तित किरण का, वो कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। ठीक है, अब आपको बताते हैं विरल माध्यम। अब विरल माध्यम को समझिए। ठीक है, विरल माध्यम क्या होती है, जब किरण आपतित किरण ये आपतन बिंदु पर आकर अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हटती है, यानी ये देखो ये वाली किरण अविलंब से दूर हट जाती है, इसको क्या कहते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, और सघन माध्यम में क्या होती है, ये वाली किरण यानी अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, इसी को क्या कहते हैं, सघन माध्यम। और अविलंब से दूर हट रही है उसको विरल माध्यम कहेंगे। ठीक है, हम इसको भी नोट्स में लिख देते हैं। अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब से कैसी हो रही है बताओ, अविलंब से दूर हट जाती है, ये देखो दूर हट रही है। ठीक है,
दूर हट जाती है। तो दूसरे माध्यम को, ठीक है, ये आपका दूसरा माध्यम, दूसरे माध्यम को वो पहले माध्यम के सापेक्ष इनके सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो माध्यम की चाल होगी वो सबसे अधिक होगी, क्योंकि सघन माध्यम में सबसे कम है। ठीक है, इसको भी लिखना चाहूँ तो लिख लो आप बच्चों। जिस माध्यम की चाल, अगर आपको ये वाली भूल जाती हो तो इसे लिख देना, लेकिन आपको माध्यम की चाल याद करनी पड़ेगी, अधिक होती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। ये आपके अच्छे से समझ में आ गई, इसे ही आप करने की कोशिश करें। कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप रटो मत, बिल्कुल समझो आप। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को समझो। नहीं समझ में आए तो उसे मुझे उसमें कमेंट करके बताओ, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ठीक है, इसमें एक बात और बता देती हूँ, जैसे विरल, विरल का मतलब जैसे अपनी सेंस लगाओ थोड़ा। विरल, विरह यानी दूर होना, तो वो कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम। और सघन, सघन मतलब साथ साथ चलना, यानी अवलंब के साथ चलना। जैसे मैं ये आपको ट्रिक वाइज बता दे रही हूँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। साथ यानी पास, जो किरण अवलंब के पास रहेगी उसे सघन माध्यम, और विरल यानी दूर, विरह हो रहा है जैसे वियोग बोलते हैं, जैसे विरह यानी छोड़ देना या दूर हो जाती है, उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। ठीक है, अब हम अपवर्तनांक देखते हैं। वैसे अपवर्तनांक हम ऐसे ही समझते हैं, किसी पदार्थ में उसके चेंज करने की कितनी क्षमता होती है उसे ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन देख लेते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तनांक उन माध्यमों के में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अभी हम लिखते हैं, जैसे वायु के सापेक्ष, वायु किसे डिनोट करते हैं, एयर। ठीक है, और ये एन लगा देते हैं सापेक्ष, और कांच ग्रास। ठीक है, ए एन जी, ए से एयर, एन ये सापेक्ष के अकॉर्डिंग, और जी ग्रास यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम लिखेंगे, जैसे इसमें बोला था, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल की चाल। ये जो डेफिनेशन ऊपर लिखी है इसी के अकॉर्डिंग लिखिए। देखो, एक माध्यम के सापेक्ष यानी वायु, ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कांच,
उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल उसके अनुपात के बराबर। ठीक है, ये आप इस फॉर्मूले से पूरी डेफिनेशन याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ माध्यमों के अपवर्तनांक। जैसे कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.003। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42। ठीक है, ऐसे ही कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। कांच का तो हो गया। कांच का अपवर्तनांक ये वायु का है। ठीक है, 1.03 कांच का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया था, सॉरी इसके लिए। ये वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, कांच का अपवर्तनांक 1.52। ठीक है, इन्हें आप याद कर लेना, यानी लर्न कर लेना, कैसे भी कर पाओ आप रट लेना इन्हें। अब किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो उसके रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, इसे हम नोट में लिख देते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसे आप नोट में लिखती चलेंगे, जिससे आप इन्हें लर्न कर लें, इन्हें देख लें। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। तरंगदैर्ध्य उसके रंग पर निर्भर करती है। ठीक है, पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य उसके रंग पर निर्भर करती है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, अपवर्तनांक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। सबसे कम होता है। लेकिन जो तरंगदैर्ध्य होता है उसमें उल्टा होता है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। चलो मैं इसे भी लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो ये आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप देखकर नोट्स बना लेना। ठीक है, तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। जबकि लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य है सबसे अधिक रहती है।
सबसे अधिक होता है। जैसे मैं इसमें आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ, जैसे आपको बैंगनी रंग लाल रंग में कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रिक बता देती हूँ। जैसे बैग आप अधिक लाते हैं, यानी बैग आप अधिक लाते हैं, तो ट्रिक से मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ जिससे आपको याद रहे, ठीक है। बैग आप अधिक लाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है आप से समझोगे आप अपवर्तनांक, ठीक है। बैग से मतलब बैंगनी रंग, ठीक है। बैग से बैंगनी रंग, आप से मतलब अपवर्तनांक, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया बैग आप अधिक लाते हैं, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है। अब जैसे लाल रंग अधिक, यहाँ पे दूसरी ट्रिक लगती हूँ। लाल रंग काफ़ी चटकीला होता है ना, भड़कीला एकदम। लाल रंग अधिक, इतना ही, चलो इससे ही समझ लोगे आप, इतना ही काफ़ी है। देखो लाल रंग से मतलब तरंग दैर्ध्य, यहाँ पे रंग से मतलब आप क्या लगाओगे, तरंग दैर्ध्य, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, ठीक है। लाल रंग जो तरंग दैर्ध्य वाला क्वेश्चन आएगा, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य कौन सी रंग की होती है, लाल रंग की, ठीक है बच्चों। लाल रंग अधिक पसंद है, ऐसे कर लो, चलो ट्रिक भी बन जाएगी आपकी, ठीक है। लाल रंग से आप लगाना तरंग दैर्ध्य, ठीक है, और आप से अपवर्तनांक, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, अब ये इनमें कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं आपकी समझ में आया या नहीं। देखो हम पहला क्वेश्चन है इसका, किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी ही बता देंगे, ठीक है। किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, बैंगनी रंग का, ठीक है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके इसके आंसर दें, किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। और विरल माध्यम किसे कहते हैं, अगर आप वीडियो को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है, विरल माध्यम किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, जैसे अपवर्तित किरण अवलंब के पास आना, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाना, इसे अगर आप कर लोगे तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। पहले वीडियो को आप अच्छे से देखना और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर देना। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, 4 क्वेश्चन है आपका ये, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ये भी आप बता दोगे। और प्रकाश का अपवर्तन की घटना क्या है, ये मैंने पार्ट 1 में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया है, उससे आप समझ गए होंगे, उसी से ये क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना क्या है। इन्हें आप ज़रूर करके मुझे भेजना। पहले आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद इन क्वेश्चन को करना, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, ठीक है। थैंक यू।